गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये आपका नया चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें मैंने आपको डिस्कवरी के बारे में बताया था कि सेल किसने डिस्कवर किया है, कैसे डिस्कवर किया था, ये भी मैंने आपको बताया था। कौन सा प्लांट था जिससे ये पता चला कि सेल एग्जिस्ट करते हैं। सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, ये भी मैंने आपको बताया था। क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। जैसे एक वॉल किससे बनी होती है, ब्रिक से बनी होती है, उसी तरह से ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये अनियन पील आपको दिखा रखी है यहाँ पे। तो अनियन पील में भी आप देख सकते हैं कि ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर जस्ट सिमिलर टू दिस, जो ब्रिक वॉल दिखाई दे गई है उसी के सिमिलर ही ये कुछ स्ट्रक्चर है आपका। तो हर ऑर्गेनिज्म इसी तरह से सेल से बना है, एक स्ट्रक्चर उसको मिलता है सेल से। फिर मैंने आपको ऑर्गेनिजम्स बताए थे नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, शेप के हिसाब से उसका साइज़ क्या होता है, किस तरह से होता है। तो हमने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो मोर देन वन सेल से बने होते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस हैं, कैट है, डॉग है, प्लांट्स हैं। ये सब क्या है, ये आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, सो दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट, today we are going to start cell structure and function. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ सेल्स हम आज देखेंगे। तो सेल किस तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है, देखो हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस हैं वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि each you have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system. आपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा होगा, जो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन। हर एक ऑर्गन उस सिस्टम के अंदर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब आप देखिए हमारा माउथ च्यूइंग का काम कर रहा है, मतलब जो भी हम सॉलिड फूड हम ले रहे हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में वो ब्रेक करता है हमारा माउथ। इसके बाद स्टमक क्या करता है, डाइजेशन मतलब और ज़्यादा ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। माउथ में तो उसको ये है कि जो बिल्कुल सॉलिड है उसको हम स्वेलो तो नहीं कर सकते ना उसको एज इट इज़, तो इसलिए उसको स्वेलो करने के लिए वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर फर्दर उसका ब्रेक डाउन होता है स्टमक के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो एसिमिलेट होता है, एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। तो उसके लिए अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स of the plant perform specific or specialized functions. For example, root help in the absorption of water and minerals. Leaves का काम क्या है, leaves का फूड सिंथेसिस में काम आती हैं लीव्स, ठीक है। तो हर बॉडी पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग सेल्स से हम बने हुए हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेल हैं तो अलग अलग काम भी करेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप का ऑर्गन बना रही हैं, वो ऑर्गन अलग अलग टाइप का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेल ही वो बेसिक यूनिट है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। याद रखिएगा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट प्रोवाइड structure that provides structure and perform different function. अच्छा, कैसे ये सेल्स
अब जैसे आप बात करेंगे, जैसे हम जैसे क्लासेस हैं, 8th क्लास है, 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है, तो उसके वो जो बच्चे हर एक क्लास में हैं वो एक ग्रुप बना रहे हैं ना। तो 8th क्लास के बच्चे 8th क्लास का ग्रुप बना रहे हैं, 9th क्लास के बच्चे 9th क्लास के बच्चों का ग्रुप बना रहे हैं। तो उसी तरह से हर एक सेल, ग्रुप ऑफ सेल जो एक जैसा काम करने वाली हैं। अब जैसे 8th क्लास के बच्चे हैं, उनके पास एक जैसी बुक्स होंगी, ठीक है, एक जैसी वो पढ़ाई करेंगे, एक जैसा वो काम करेंगे, ठीक है। उसी तरह से 9th क्लास के बच्चे एक जैसी बुक्स होंगी, एक जैसा काम करेंगे, एक जैसी पढ़ाई करेंगे। तो वो जो ग्रुप बन गया, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर काम परफॉर्म कर रहा है, एक पर्टिकुलर बुक पढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर होमवर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक जैसा कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं अलग अलग। जैसे आपकी स्टमक की जो सेल्स होंगी वो एक जैसी होंगी, आपकी लिवर की सेल्स एक जैसी होंगी, आपकी ब्रेन की सेल एक जैसी होंगी। लेकिन अगर हम देखें स्टमक की सेल और ब्रेन की सेल में कोई सिमिलरिटी होगी? नहीं, ये आपस में सिमिलर नहीं होंगे। ना ही लिवर की और ब्रेन की सेल्स आपस में सिमिलर होंगी, ये आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने ग्रुप बना दिया। ये स्टमक की सेल्स हो गई, ये लिवर की सेल्स हो गई और ये ब्रेन की सेल्स हो गई। तो जो ये ग्रुप बनता है सेल्स का, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टिश्यू। क्या कहा जाता है? टिश्यू। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स, उसको कहा गया टिश्यू। मतलब वो जो सेल्स ग्रुप बना ले रही है ना, एक जैसे काम करने वाली जो सेल्स हैं, ठीक है। अब स्टमक की सारी सेल्स डाइजेशन का काम करने वाली हैं, है ना, तो इसीलिए ये ग्रुप को क्या कह दिया? टिश्यू कह दिया, ठीक है। स्टमक की टिश्यूज, लिवर में जो ग्रुप ऑफ सेल्स बन रहा है तो लिवर की टिश्यूज, ब्रेन के ग्रुप सेल्स का ग्रुप है तो ब्रेन की टिश्यूज। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा गया टिश्यू। और कैसी सेल्स? एक जैसा काम परफॉर्म करने वाली सेल्स, तभी वो टिश्यू बनाएंगी। ऐसे नहीं कि ब्रेन की सेल ले ली, स्टमक की सेल ले ली और लिवर की सेल ले ली, एक ग्रुप बना दिया तो वो टिश्यू हो गया। नहीं, टिश्यू वही कहलाएगा, उन सेल्स का ग्रुप कहलाएगा जो एक जैसा काम करने वाली है, उसी को टिश्यू कहेंगे, ठीक है। जैसे 8th क्लास एक जैसा काम, ठीक है, एक जैसी पढ़ाई, 9th क्लास एक जैसी पढ़ाई, ठीक है ना, समझ में आया आपको? ये था टिश्यू। फिर आ जाते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेल पे। पार्ट्स ऑफ सेल्स क्या क्या होते हैं? सेल के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए। सेल वॉल होता है एंड सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत बड़ा हो रहा है, इसको मैं और छोटा करके लिख देती हूँ, जस्ट अ मिनट। तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका न्यूक्लियस, और तीसरा होता है आपका साइटोप्लाज्म। ये होते हैं आपके 3 बेसिक कंपोनेंट्स सेल के, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एक साथ होते हैं, न्यूक्लियस होता है आपका, और साइटोप्लाज्म। ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले हम सेल वॉल के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेल वॉल क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती है? सेल वॉल आपकी, ध्यान दीजिएगा, सेल वॉल जो होती है आपकी सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है। सेल वॉल सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट्स में।
विजिबल होगा, रेड ले लेते हैं, रेड शायद विजिबल हो जाएगा। हाँ, सेल वॉल जो होता है ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है, एनिमल्स में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है सेल वॉल। ठीक है, सबसे पहले कंपोनेंट की मैं बात कर रही हूँ, सेल वॉल और एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सभी में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, लेकिन आपकी जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। राइट, तो सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल वॉल का काम होता है शेप प्रोवाइड करना, शेप प्लांट्स को। ठीक है, प्लांट्स का जो भी स्ट्रक्चर है उसकी हर एक सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है जो सेल को क्या प्रोवाइड करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, या तो वो शेप इस तरीके की होगी, ठीक है, या फिर वो ऐसे हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है, या फिर वो ऐसी हो सकती है। पर एनिमल्स में इस टाइप की शेप्स नहीं पाई जाती। ठीक है, एनिमल्स में इस टाइप की शेप्स नहीं पाई जाती हैं, एनिमल्स ऐसी होती हैं, एलिप्टिकल होंगी, इरेगुलर होंगी, इस टाइप की सेल्स होती हैं एनिमल्स की। तो वहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, इसलिए ये जो शेप है उनकी इरेगुलर होती है। वहीं प्लांट्स में एक पर्टिकुलर शेप होती है, किस वजह से, सेल वॉल की प्रेजेंस से। ठीक है, याद रखेंगे, प्लांट्स में सेल वॉल होती है और सेल वॉल प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं उनको शेप प्रोवाइड करती है। वहीं एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो सेल्स की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप होती है एनिमल्स में। तो ये था सेल वॉल का फंक्शन और मैंने उसके बारे में बताया। फिर आ जाते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, ये लिविंग पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, लिविंग पार्ट होता है। लिविंग, cell membrane is living part of the cell. The basic component of the cell, ये मैंने आपको बता रखे हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर enclosed within the cell membrane। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसको एनक्लोज करती है, एनक्लोज मतलब बंद करके रखना, ठीक है, कवर करके रखना। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को कवर करती है क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो हम ये कह सकते हैं सेल के बाहर जो होगा, बाहरी उसमें जो होगा, वो बाहर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे बीच में ये फ्लूइड फिल्ड है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का फ्लूइड जो होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स में सेल वॉल होगी, इसके बाद आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, देन सबसे अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये आपकी प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है सीधे, और सबसे बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन यहाँ पे प्लांट्स में सबसे बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, राइट। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का एक तो वो सेल्स के जो सेल को क्या करता है, बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सेपरेट करता है। एक सेल से दूसरी सेल को सेपरेट करेगा और उसके सराउंडिंग मीडियम को सेपरेट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
is porous and allows the movement of substances or material both inward and outward. जो सेल